तो कल हम लोग प्रेसिडेंट का अपना चैप्टर कर रहे थे, उसमें ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल्स को हमने कवर कर लिया था जो प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड है, कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में होती हैं, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से हो रहा होता है, और कौन कौन उसमें पार्ट लेता है, और किस प्रोसेस के थ्रू उन पे इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, उनका इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी बातें हमने कल कवर कर ली हैं। और कौन उनको शपथ दिलाता है, किसको वो रिज़ाइन देता है, इन सभी चीज़ों को हमने कल डिटेल में समझ लिया था। ठीक है, आज हमको एक क्वेश्चन का पहले आंसर लेना होगा, क्योंकि आज से हमारी जो क्लास रहेगी प्रेसिडेंट एसोसिएटेड, वो फोकस थोड़ी सी होगी किस पे, मेंस टॉपिक रिलेटेड, मेंस के टॉपिक्स के रिलेटेड। ठीक है, मेंस के टॉपिक रिलेटेड जैसे कई क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आप लोग अक्सर सुनते होते हैं कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बस एक खाना पूर्ति के लिए होता है, नाम मात्र का होता है, उसका कोई बहुत रोल नहीं होता है। तो कई बार इस तरीके के आरोप लगते हैं कि भारत में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो एक तरीके से रबर स्टैम्प भर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और कई बार बुक्स वगैरह में भी ऐसा ही लिखा रहता है। तो क्या ऐसा रियलिटी है, या कुछ और भी अदर फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं, इसको हमको समझना होगा। ठीक है, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं क्या, जिससे हमको पता चले कि क्या रियलिटी में रबर स्टैम्प है, या प्रेसिडेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं या वो करते नहीं हैं, क्यों, अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे हम। दूसरा, आप एक चीज़ जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करेगा, उसके एडवाइस पर ही, एड एंड एडवाइस पे प्रेसिडेंट वर्क करेगा। ठीक है, तो ये एड एंड एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को दे रहा है, क्या वो दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, प्रेसिडेंट उसको कितना माने या ना माने, इस तरीके से। थर्ड कंडीशन जो आती है वो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कई बार देखते हैं कि आप जब सेंटर में पहुंचते हैं, ठीक है, तो सेंटर में जब आप जाते हैं तो मान लीजिए किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। क्या हो रहा है, एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट किसी एक पार्टी को बुलाते हैं कि भाई आओ तुम गवर्नमेंट बनाओ, उसके बाद सर्टेन टाइम उसको देते हैं, कहते हैं कि तुम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। या ऐसी परिस्थिति आती हैं कि कई पार्टीज़ मिलती हैं आपस में और मेजॉरिटी का नंबर लाती हैं और उसके बाद में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती हैं। तो इन सब परिस्थितियों में प्रेसिडेंट किस तरीके से बिहेव करता है, प्रेसिडेंट किस तरीके से बिहेव करता है, एक ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि गठबंधन की जो राजनीति होती है उसमें राष्ट्रपति किस तरीके से अपनी शक्तियों का, पावर्स का निर्वहन कर रहा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं ऑलमोस्ट इसी टाइप के सभी कुछ। एक और आपका जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर अगर हम कर लें, वर्सेस प्राइम मिनिस्टर अगर हम करते हैं, तो प्रेसिडेंट हमारा ज़्यादा प्रभावी है या प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा प्रभावी है, और अगर दोनों हैं तो कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट ज़्यादा प्रभावी हो रहे हैं और जहाँ जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रभावी हो रहे हैं, इसको हमको देखना होता है। एक और चीज़ देखनी रहती है हमको, वो क्या है, प्रेसिडेंट जो है हमारा राष्ट्रपति है, और स्टेट्स में कौन है, गवर्नर यानी कि राज्यपाल। कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर ये गवर्नर ज़्यादा प्रभावी है या फिर प्रेसिडेंट ज़्यादा प्रभावी है, किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर कहें कि उसको पावर अधिक दी गई है, उसको हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतने क्वेश्चंस का हमको आंसर देखना है। एक तो रबर स्टैम्प, ठीक है, दूसरा हमको क्या देखना है, प्रेसिडेंट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें, थर्ड प्रेसिडेंट की पावर, अगर कोई गठबंधन बना लेता है, अलग अलग पार्टी बना के अपनी अलायंस बना लेती हैं, तो उस केस में क्या रहता है, प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वर्सेस
गवर्नर। ठीक है, और उसके बाद में इसी से, क्योंकि पीएम का हम लोग ऑलमोस्ट आधी चीज़ें कवर कर लेंगे यहीं पर इसके साथ में ही, तो एक और चीज़ आप कवर कर लीजिए, पीएम वर्सेस सीएम हो जाता है, और ये टॉपिक भी आपका यहीं पे कवर हो जाता है। तो प्रेसिडेंट के साथ साथ में ही आपका प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और अगर आप प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर कर रहे हैं तो गवर्नर भी तो पढ़ेंगे, तभी तो कंपेयर करेंगे। अगर पढ़ ही नहीं रहेंगे तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो प्रेसिडेंट के साथ में आपका पीएम और गवर्नर भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव का 50% यहाँ पर आज से अगले 3-4 लेक्चर्स में रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम इन चीज़ों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, उसको समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहली बात पे हम लोग चलते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, आर्टिकल 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो क्या कहता है? देयर शैल बी का मतलब क्या होता है? कंपल्शन, होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। शैल जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मतलब वो चीज़ होगी। क्या होगी? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या होगी? मंत्रियों की एक परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जिसका काम क्या होगा? किस पर्पस के लिए होगी? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए। एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए। Who shall in the exercise of his function act accordance with such advice। यहाँ पर भी देखिए shall यानी क्या कर दिया? एक तरीके से कंपल्सन कर दिया। मतलब किस चीज़ का कंपल्सन किया है? हु मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट है। राष्ट्रपति अपनी पावर्स का एक्सरसाइज, अपने पावर्स को फंक्शन में इस तरीके से लाएंगे जिस तरीके से इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या किया है? उनको एडवाइस किया है। ठीक है, तो 74 से आपको क्या क्या जानकारी मिल रही है? आर्टिकल 74 से एक तो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। 74 आर्टिकल आपको क्या क्या बता दे रहा है? आर्टिकल 74 आर्टिकल आपको बता रहा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कौन होगा हेड? पीएम हेड होगा, पीएम उसका मुखिया होगा। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये होगी किस लिए? एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। और प्रेसिडेंट क्या करेगा? शैल बी मतलब बाउंडेड है कौन? प्रेसिडेंट शैल बी फंक्शन हिज एक्सरसाइज एंड पावर्स अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब राष्ट्रपति अपनी शक्तियों को जो कार्य करेंगे वो किस अनुसार करेंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहीं से आपके विवाद शुरू होते हैं। अब देखिए, कह दिया गया कि शैल बी मतलब राष्ट्रपति वही काम करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा। तो भैया जब काउंसिल ऑफ वही काम करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा तो क्या ज़रूरत है प्रेसिडेंट को बनाने की उसको, जब तुम कोई पावर ही नहीं दे रहे हो? कोई पावर ही नहीं दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई तुम करो जो मंत्रिपरिषद कहे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं तुमको, कुछ मत करो। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो किस हद तक इसको अदर जो आर्टिकल्स हैं वो काउंटर एक्ट करते हैं, क्योंकि अदर आर्टिकल्स में भी तो कुछ दिया गया है। कैसे? कल हमने आर्टिकल 60 पढ़ा था। कल हमने क्या कहा था? आर्टिकल 60 पढ़ा था। और इस आर्टिकल 60 में हमने क्या पढ़ा था?
कि राष्ट्रपति ओथ लेता है, प्रेसिडेंट ओथ लेता है, और जब ये ओथ लेता है तो पब्लिक वेलफेयर की ओथ लेता है, पब्लिक वेलफेयर की ओथ लेता है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन की ओथ लेता है। तो यहाँ पर भी तो कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि संविधान की आपको रक्षा करनी है, आपको पब्लिक वेलफेयर के स्कीम्स को जो भी चल रही हैं जन कल्याण में लगे रहना है, चाहे स्टेट की हो चाहे कहीं की भी हो। तो आर्टिकल 60 से भी उसको कुछ बाउंडेशंस दी गई हैं। ठीक, तो कुछ बातें हैं आगे अभी जब परत दर परत खुलेंगी तो दोनों चीज़ें निकल कर आएंगी। फिलहाल आप ये समझिए आर्टिकल 74 में क्या दिया हुआ है, और यहीं से आपका एक और चीज़ निकल के आ गया, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं पर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मेंशन हमको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी संविधान में नहीं मिलती है। ठीक है, तो संविधान के आधार पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बहुत डिटेलिंग नहीं है, लेकिन उसकी जो फंक्शंस दिए गए हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड उसको बना दिया गया है, तो जो उसके फंक्शंस हैं वो हमको धीरे धीरे एलोबरेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए उसको भी समझते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि एडवाइस पे ही वो काम करेगा, उसके अलावा वो नहीं उतना कर सकता है चीज़ों को। तो कुछ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रधान राष्ट्रपति को कुछ अलग से शक्तियाँ दे दी गई हैं। कैसे? इस डिस्कशन से तो हमको लगता है कि उसके पास नो डिस्क्रिशनरी पावर, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है इन किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थितियों में। लेकिन ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है। ठीक है, ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है। कैसे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? प्रेसिडेंट जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हर एक इंफॉर्मेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट को देनी पड़ती, जो भी वो करेंगे। अगर वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने जा रहे हैं, या फिर कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं, या कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या कोई फॉरेन नीति बना रहे हैं, मान लीजिए अभी डिसाइड कर लें कि क्या करना है, पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो पाकिस्तान पे अटैक आपको करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा, प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद आप अटैक करेंगे। साथ ही जो डिफेंस फोर्सेस है हमारी, उसका अंतिम अध्यक्ष कमांडर कौन है? चीफ इन कमांडर प्रेसिडेंट होता है। तो उसके परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अटैक करने जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ को आप कोई भी सिंपल सी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, तो आपको प्रेसिडेंट को बताना होगा। और कैसे बताएंगे? ऐसे मुंह जबानी नहीं, चलते चलते गए फ़ोन कर लिया, हाँ हाँ हम ये करने जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। रिटन में पूरा देना पड़ेगा, लिखित में, कि कल की डेट में कोई बवाल ना होने पाए। रिटन में सब कुछ रिटन में रहेगा। और जो एड एंड एडवाइस दिया है, किसने? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये एड एंड एडवाइस पब्लिक वेलफेयर में नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो उसने ओथ ली हुई 60 के अकॉर्डिंग वो नहीं जा रहा है, तो वो एक बार उसको रिटर्न कर देगा, बोलेगा भैया ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसको ले जाओ, देखो, समझो, और कुछ इसमें अमेंडमेंट करने की अगर कोशिश करो, अगर गुंजाइश बन रही है तो उसके बाद मेरे पास ले आओ। तो उसको वो रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन ये रिटर्न सिर्फ एक बार करता है। और दूसरी बार क्या होता है, अगर आ जाता है सेम वैसा ही, तो उसको साइन करना पड़ता है। ये एक फाउंडेशन है। लेकिन अब यहीं पर थोड़ा सा एक ट्रिक आता है। जब भी राष्ट्रपति कोई बिल होता है, कोई एक्ट होता है, उसको रिटर्न अगर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इसमें कुछ आप अमेंडमेंट वगैरह, संशोधन वगैरह करिए, तो जनरली हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश की जो परंपरा है, वो ये कहती हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने कुछ रिटर्न किया है, तो आज तक ये हिस्ट्री रही है
कि उसको एज इट इज़ कभी भी इस तरह से वापस नहीं किया जाता है। उस पर पूरी फिर डिस्कशन की जाती है, उस पर पूरा डिस्कशन होता है उसका। और जब भी प्रेसिडेंट अगर रिटर्न कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मीडिया में भी आ जाएगा, और जब मीडिया में आ जाता है तो पब्लिक भी आ जाती है, उसमें पब्लिक को पता चल जाता है, और जब पब्लिक को पता चल जाती है तो गवर्नमेंट मनमानी फिर नहीं करने पाती है। पब्लिक गवर्नमेंट के सेंटिमेंट्स को भी समझती है और उसके अकॉर्डिंग ही फिर चीज़ों को आगे बढ़ाती है। तो या तो आगे ही नहीं बढ़ाती है, रोक लेती है, या फिर उसको रिक्वायर्ड जो अमेंडमेंट होता है वो करती है उसमें कि हाँ अब हमने इसको कर दिया है, अब आप इसको साइन कर दीजिए। और उसको फिर से उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, पार्लियामेंट का फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उसके बाद में वो पास होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट एकदम से हमको ऐसा लगता था क्या कि कोई भी पावर ही नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है, ठीक है, ये एक इनकरेक्ट असेसमेंट है। तो एक तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरी, अभी धीरे मैं कहा बहुत परत दर परत आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और अभी जब हम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का एक तुलनात्मक जो अध्ययन करेंगे, जो एकदम स्टडी करेंगे, उसमें आप इस तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के यहाँ पॉलिटिक्स चलती है, और आप एक तरीके से पॉलिटिकल पंडित भी बन जाएंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और समझिए कि किस तरह से लेयर बाय लेयर चीज़ें खुलती जा रही हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद में कुछ ऐसी सर्टेन सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेसिडेंट क्या कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि भैया किसी मैटर पे अगर उनको कुछ बनाना है, कुछ रूल बनाना है, या पार्लियामेंट को ही एक नोटिस भेज सकते हैं कि आप इस चीज़ पे डिस्कशन करिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनके डिसीजन पे कुछ एडवाइस देना है, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई मंत्री ऐसा है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कोई प्राइवेट बिल इस तरीके से आ रहा है, तो वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट कि भैया ये चीज़ देखो, इस मैटर पे डिस्कशन करो, ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब वो अपने विवेक पर, अपने ओन डिस्क्रिशन पर कर सकता है, एक ये चीज़। दूसरी चीज़, आपको याद होगा जब हम यूनियन एंड टेरिटरीज़ पढ़ रहे थे, और ये हमने देखा था कि किसी स्टेट में से किसी पर्टिकुलर स्टेट को अलग करना है, जैसे आंध्र प्रदेश में से जैसे तेलंगाना को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश को अक्सर डिमांड चलती रहती कि 4 पार्ट में कर दो। अगर मान लीजिए इस तरीके से करना है और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भेजा जाता है प्रपोज़ल, और उससे कहा जाता है कि आप अपना क्या दीजिए, अपना विचार व्यक्त करिए, आप अपने थॉट्स बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं। तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट की कितने दिन में रिटर्न करना है अपना जवाब, ये कौन बताएगा? ये प्रेसिडेंट बताएगा। कि ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि कब तक बताना है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि हाँ इतने दिन में बताओ, नहीं बताते हो तो भी कोई बात नहीं, हम उसको मान लेंगे, और अगर तुम कहते हो कि नहीं करो तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मन है तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की एक पावर देखने को मिलती है, ठीक है। प्रेसिडेंट थिंक्स दैट द सर्टेन फ्लॉज और लीगल लॉन्स that is not in the best interest of the country, the president can ask this council to reconsider the decision। अगर वही अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि वो देश के हित में नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ कंट्री में नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो वो कहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि अपने डिसीजन को भैया ठीक से देखो, समझो, ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि देश के हित में है। और ऐसा करना ही बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब मान लीजिए उसने कहा कि ठीक है आप डिसीजन लीजिए एडवाइस पे आप, और फिर से इस पर करेक्शन करके हमारे पास लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ी बदमाश, बोले हमारी बात नहीं मान रहे, हम फिर से ऐसे भेज देंगे, फिर से ऐसे भेज दिया। तो अब क्या है? अब प्रेसिडेंट को कुछ वीटो पावर भी दी गई हैं। क्या दी गई हैं? वीटो पावर दी गई हैं। थोड़ा सा चीज़ को समझिएगा, कई लोग इस चीज़ को नहीं समझाते हैं, ना बताते हैं, ना बुक्स में इतना क्लियर लिखा हुआ है।
प्रेसिडेंट को ये जो वीटो पावर दी गई है ये अलग अलग टाइप की होती है। इसमें से कुछ लोग ऐसा बता देते हैं और अक्सर बुक्स में भी लिखा रहता है कि पूरी की पूरी वीटो पावर जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो रियलिटी में ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होता है। कभी कभी या 80 to 90% केसेस में मान लीजिए इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि आप इस पे साइन करिए करिए, लेकिन जब राष्ट्रपति ने पहली बार वापस उसको कर दिया है तो पब्लिक डोमेन में तो मैटर चला ही गया है ना, पब्लिक डोमेन में वो मैटर चला गया है। तो अब पब्लिक डोमेन में जब वो मैटर चला गया और फिर से दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको भेज दे रही है और वो पब्लिक को पता है कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा भेज देगी। तो जब दोबारा भेजेगी तब भी तुरंत पब्लिक को पता चल जाएगा कि हाँ ये फिर से वही भेज दिया है, कुछ चेंजेस नहीं किया। तब क्या करेगी पब्लिक हो हल्ला करना शुरू करेगी, भाई कैसे कर रहे हो कैसे कर रहे हो। तो जो भी पार्टी की गवर्नमेंट होगी उसके अंदर एक डर तो आ जाएगा ना कि अगली बार मेरी गवर्नमेंट को दिक्कत हो सकती है, और वो राष्ट्रपति को तो भेज चुका है तो अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकता है। तो धीरे से वो क्या करेगा, एक टेलीफोन करेगा राष्ट्रपति के पास में कि भैया इसको आप अपना वीटो लगा दो, इस पर साइन वाइन मत करो, हम इसको अप्रूवल नहीं देंगे, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट भी खुश, और प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, अप्रूवल देता ही नहीं, इनडेफिनिट अपने पास पड़ा ही रह जाता है। और ऐसे इंसिडेंट हमारे 2 बार हो भी चुके हैं। एक राजीव गांधी के समय में हुआ था, डाक बिल आया था, और एक बहुत पहले हुआ था 60s के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमारे पास प्रेसिडेंट के पास में एक वीटो पावर होती है, और कई बार प्रेसिडेंट अपने विवेक से भी इस वीटो का यूज़ कर लेते हैं, हालांकि 10% तक ही होता है। वीटो हम पढ़ेंगे, इनके 4 टाइप मेनली होते हैं। एक थोड़ा सा एक पोर्शन थोड़ा इसका यूएसए से भी अलग है, और कुछ सिमिलरिटीज़ यूएसए से हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें आप समझिए कि ये वीटो पावर होती है जिसका यूज़ प्रेसिडेंट कर सकता है, और इसके अकॉर्डिंग वो किसी पॉलिसी को या तो इंडेफिनिट रोक सकता है, या डिफिनिट टाइम के लिए अपने पास कुछ समय के लिए रोक सकता है, या फिर उसको सस्पेंशन कर सकता है, या फिर पर्टिकुलर कह सकता है कि इस पर फिर से आप मतलब कुछ उस पर डिसीजन ही नहीं लेगा, बोलेगा कि ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। और क्योंकि प्रेसिडेंट को साइन करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर ये नहीं लिखा है कि आप इतने दिन में साइन करके दीजिए, आप इतने दिन में साइन करके दीजिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट को पास ऐसी पावर है कि भैया कितने दिन में साइन, ज़रूरी थोड़ी ना है कि 5 साल के अंदर हम साइन कर दें। 5 साल हम साइन नहीं करेंगे तो 5 साल बाद तो तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, चलो जाओ तुम। तो प्रेसिडेंट को कोई टेन्योर उसका मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ इतने दिन में तुमको साइन करना ही करना है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, साइन ही नहीं करता, चुपचाप पड़ा रहेगा। 5 साल बाद सरकार बदल गई, जब सरकार बदल गई दूसरी पार्टी आ गई तो उसको तो कोई मतलब ही नहीं। और 5 साल बाद मान लो सरकार नहीं बदली तो प्रेसिडेंट ही बदल गया, प्रेसिडेंट ही बदल गया तो अगला प्रेसिडेंट आया तो अपने विवेक से काम करने लगेगा। तो तब भी 5 साल कोई भी बिल एक्ट होता है वो ठंडे बस्ते में चला ही जाता है, ये बात याद रखिए। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के पास में ये पावर भी होती है। तो अगर आपसे कह दे कोई कि क्या रबर स्टैंप है भारत का राष्ट्रपति, बताइए, अब आप बता सकते हैं। तो नहीं भैया, रबर स्टैंप नहीं है। पीएम का पोस्ट कहाँ पर है, आर्टिकल 74 में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कहाँ बताया गया है, 74 में बताया गया है। प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई पूरी डिटेल में। अब थोड़ा सा एक और भी बात समझते हैं हम लोग। सारी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। जैसे अभी इन 1986 द पार्लियामेंट पास अ बिल नोन एज इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। दिस बिल वॉज वाइडली क्रिटिसाइज्ड by many for it sought to curtail the freedom of press. Then the president Gyani Jail Singh did not take any decision on the bill. After his term was over, the next president Venkat Raman sent the bill finally back to the parliament for reconsideration. मतलब एक प्रेसिडेंट ने क्या किया,
उस पर कुछ डिसीजन ही नहीं लिया, बोला हम नहीं लेंगे डिसीजन। लेकिन इसके बैकडोर में ये हुआ था, राजीव गांधी ने स्वयं भी मना कर दिया था, ठीक है, कि आप इस पर मत करिए, क्योंकि क्या हो रहा था, लोगों के द्वारा विरोध शुरू हो गया था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आ रही है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कर्टेल किया जा रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है, तो लोगों ने क्रिटिसाइज करना दिया था। तो बैकडोर से क्या किया, राजीव गांधी जी ने कहा कि आप इस बिल को साइन न करिए, और राष्ट्रपति तो स्वयं नहीं करना चाह रहे थे, तो दोनों लोगों का माइंड मिल गया और उन्होंने कुछ किया ही नहीं, साइन ही नहीं किया। उसके बाद अगले राष्ट्रपति आए, वेंकट रमन, तो वेंकट रमन ने उसको क्या किया, बिल ही वापस भेज दिया। उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि इस बिल को मैं वापस भेज दे रहा हूँ, आप लोग इस पर डिसाइड करिए। उसके बाद में जब गवर्नमेंट भी चेंज हो गई तो गवर्नमेंट ने भी उसको कंसीडर नहीं किया। तो इस तरीके से कोई भी मनमानी के काम भी नहीं हो सके, ठीक है। और गवर्नमेंट दैट ब्रॉट द बिल बिफोर द पार्लियामेंट एंड हैड चेंज्ड and a new government was elected in 1989. This government belonged a different coalition and did not bring the bill back. जो अभी मैंने कहा 5 साल बाद सरकार ही बदल जाएगी, तो 1989 में गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट बदल गई, उसके प्रेफरेंसेस बदल गए, और उसने क्या किया, दोबारा कभी इस तरीके से बिल लाया ही नहीं। तो ज्ञानी जैल सिंह ने जो पोस्टपोन जो किया बिल को, कि ये कहते हुए कि सही नहीं है, वो लास्ट तक चलता रहा और ये सब हो गया। देखिए एक और चीज़ थोड़ी समझिए, अभी जैसे हम एक बार कह रहे हैं कि रिटर्न, अगर एक बार जैसे प्रेसिडेंट के पास बिल गया, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने साइन नहीं किया और वापस कर दिया, कहा कि आप इस पर वापस करिए, ले जाइए और दोबारा ऐसा करिएगा कि दोबारा रिकंसीडर करके मेरे पास ले आइएगा, और दोबारा जब आता है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ है ना, अभी हमने यही पढ़ा। लेकिन एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें प्रेसिडेंट के पास और पावर थी, प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता था कंप्लीटली और मना कर सकता था। इंदिरा गांधी ने क्या किया, अमेंडमेंट करके, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, उनका हमेशा विचार ये रहता था कि प्राइम मिनिस्टर को, पीएमओ को अधिक शक्तिशाली बना दो। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और पहले ऐसा प्रयास किया कि अगर भेजा है पीएम ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, तो साइन करना ही करना होगा। लेकिन फिर से वही कहानी आ गई थी कि ये पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा था, तो ये नहीं माना गया। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा एक बार भेजा, नहीं साइन कर रहे हैं तो आप वापस कर दीजिए, हम उस पर डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर दोबारा हम भेज देंगे तो आपको साइन करना पड़ेगा, ऐसा कर दिया गया। तो ये अमेंडमेंट से आया। और इसके पीछे तर्क क्या दिया, उन्होंने तर्क दिया कि हम पब्लिक द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट होके आए हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमको पावर किसने दी है, पब्लिक ने दी है, कि आप बना सकते हैं इस तरीके के रूल, तो हम बिहाफ ऑफ पब्लिक ही काम कर रहे हैं, हमको ये अधिकार है। उन्होंने ऐसा तर्क दिया और ये चीज़ अस्तित्व में आई। हालांकि बाद में ऐसा ही सिस्टम आज तक चला रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास फिर भी बहुत सारी पावर्स बनी हुई हैं, ठीक है। चलिए ये भी हुआ हमारा। उसके बाद में देखिए, और प्रेसिडेंट की कुछ बात करते हैं हम, राष्ट्रपति की और कुछ बातें हम लोग करते हैं। कैसे बातें करते हैं, जैसे मान लीजिए इलेक्शन आज की इलेक्शन हुआ, मोदी जी को मिला नहीं, आज तो पा जा रहे हैं 300 सीट मज़े से, बढ़िया, खूब खुश, मेजॉरिटी आ रही है। मान लीजिए इनकी 165 सीट आई, जैसे किसकी आती थी, अटल बिहारी की आती थी। 90s का जब आप दौर देखेंगे तो कभी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलता था, ना कांग्रेस को मिलता, ना बीजेपी को मिलता। जब 1996 में तो एक थर्ड मोर्चा की पार्टी बनी, किसी के पास 30 सीट है, किसी के पास 40 सीट है, किसी के पास 50 सीट है, ऐसे सीटें मिलती थी, सब लोग मिलके कोalition करके अपना बना लेते थे। तो इस तरीके में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, और उसके बाद में किसको अब सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, किसको सरकार बनाने की, तो इस संबंध में पूरी पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को। उसको जो लगता है सही कि आप इसको सरकार बनाने के लिए बुला लीजिए। कई बार कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसको भले मेजॉरिटी नहीं मिला है, उसको आप बुला लीजिए और उसको कुछ टाइम दीजिए कि आप सरकार बना लें। तो एक ये रहता है। तो प्रेसिडेंट कहता है ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी हो, जो सबसे ज़्यादा जनता ने तुमको चुना है, तो तुम आ जाओ। जैसे अटल बिहारी
वाजपेयी को 96 के राउंड में जब इलेक्शन हुआ, उनकी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, बहुत दूर दूर तक कोई लग नहीं रहा था उम्मीद कि पा पाएगी मेजॉरिटी, संसद में प्रूफ कर पाएगी, लेकिन राष्ट्रपति ने बुलाया क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी थी। तो बुलाने का डिसीजन के कौन लिया? प्रेसिडेंट लिया, अपने आप लिए, कोई उनको बोला नहीं। प्रेसिडेंट ने अपने विवेक से, अपनी इच्छा से, अपनी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर से ऐसा डिसीजन लिया कि मैं बीजेपी को बुलाता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, बुलाया, सर्टेन टाइम दिया। कितना टाइम दिया ये कौन डिसाइड किया? प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि इतना टाइम हम आपको दे रहे हैं, 2 वीक 3 वीक जितना भी, आप इतने में अपना अगर बहुमत जुगाड़ कर सकते हैं, अदर पार्टी से बात कर सकते हैं, उनको अपने साथ ला सकते हैं, आप लाइए, संसद में अपना बहुमत सिद्ध करिए लोकसभा में। अटल बिहारी नहीं कर सके, 13 दिन सरकार चली, रिज़ाइन दे दिए। दूसरी गवर्नमेंट के लिए उन्होंने फिर कहा ठीक है अब ये चले गए, कुछ और लोग साथ में जाते हैं, मिलते हैं, थर्ड मोर्चा के ये लोग पहुंचते हैं, ये लोग कहते हैं हमारा पास नंबर है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं ठीक है तुम जाओ। तो फिर से प्रेसिडेंट ने अपने पावर का यूज़ किया और इनसे कहा कि तुम बना लो। ठीक, अब दूसरी चीज़ क्या आती है? तो यहाँ पर कुल मिलाकर डिसीजन कौन ले रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन मुख्यमंत्री नहीं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इसका अंतिम डिसीजन कौन ले रहा है? इसका अंतिम डिसीजन कौन ले रहा है? इसका अंतिम डिसीजन प्रेसिडेंट लेता है। उसको कितना टाइम देना है अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, कौन डिसीजन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि देखिए ये बड़ी पार्टी भले है लेकिन ये मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाएगी, क्यों? उसको सामने दिख रहा है कि छोटे छोटे कई दल मिला के नंबर ले लिए हैं, तो वो क्या करेगा? इसको नहीं बुलाएगा, बोलेगा यार तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है, तुम कैसे आ रहे हो, देखो इधर छोटे छोटे मिल के अपना नंबर ले लिए हैं, तो वो सीधे सीधे इसको बुला देगा। तो ये नहीं कह सकता कि भैया हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमको क्यों नहीं बुलाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा प्रेसिडेंट का पावर है। तो उस समय भी क्या होता है? उस समय भी पूरा डिसीजन कौन है? प्रेसिडेंट के पास में है। और सेम गवर्नर के पास अगर आप देखते हैं, जैसी पावर यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के पास में है, वैसी ही पावर राज्यों में गवर्नर के पास होती है। कब? जब सीएम का डिसीजन होना होता है। आपको याद होगा जैसे जब गोवा का इस बार तो मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट बना ले रही है, मेजॉरिटी पा गई। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस थी। ठीक है, लेकिन जो वहाँ के गवर्नर थे उन्होंने कहा किसको? बीजेपी को। बीजेपी को कहा कि आप गवर्नमेंट बनाइए। तो कांग्रेस जो है पहुँच गई कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब गया मैटर तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गवर्नर की तरफ से भी लोग पहुँचे वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए। तो गवर्नर की तरफ से कहा गया, पहली बात तो इन्होंने भले ये बड़ी पार्टी हैं लेकिन ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन में आए नहीं और पहले बीजेपी आई, तो इनका दावा यहाँ से एक तो कमज़ोर होता है कि मेरे पास पहले बीजेपी आई, ये नहीं है। और मान लीजिए ये पहले आ भी जाते तो ये मेरा डिसीजन है कि मैं किसको मौका दूँ, मुझे जो लगेगा कि जो अपने मेजॉरिटी पा सकता है उसको मैं दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने अलायंस बना लिया है, अपना अलायंस बना लिया है, गठबंधन कर लिया है, इसके पास नंबर आ चुका है, तो मैंने बीजेपी को बुलाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर क्या गवर्नर के डिसीजन को बदला? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक टाइम फ्रेम दे दिया थोड़ा सा कि अगर गवर्नर को लग रहा है कि इतना दिन में इनके पास मेजॉरिटी है तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप इस डेट को इतने बजे तक अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर दीजिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत इनको भी खुश करने का प्रयास कांग्रेस को कर लिया कि भाई ठीक है, लेकिन क्या उन्होंने प्रेसिडेंट के डिसीजन को बदला या गवर्नर के डिसीजन को बदला? तो नहीं बदला। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास में ये पावर भी होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है। तो आप इन सभी चीज़ों से समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास में कितनी पावर है। ठीक है, ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से, और कुछ नहीं है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का जो चयन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन से मिनिस्टर रहेंगे, इसके लिए आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डिसाइड करेगा कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन रहेगा
और जिसको पीएम कहेगा उसको प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चयन प्राइम मिनिस्टर करता है, यही 75 कहता है। ठीक है। और जब तक मंत्री एक तरीके से डिसाइड कौन किया, पीएम किया, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो अपने पोस्ट पे रहेगा। मंत्री कब तक रहता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। हालांकि पीएम हटा सकता है उसको, पीएम उसको हटा सकता है, कह देगा कि इसको नहीं, इसको अब मंत्री बना दो। लेकिन ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति अगर कहेगा, प्रेसिडेंट ऐसा कहेगा कि ये मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, और पीएम से कहेगा कि इसको ठीक से नहीं काम कर रहा है, इसको हटाओ, तो प्राइम मिनिस्टर उसको हटा देता है, ऐसा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है कि राष्ट्रपति ऐसा किसी को बोले कि हाँ ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लोकसभा के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। तो सीधे सीधे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, लोकसभा के लिए। अगर लोकसभा में इनके पास नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक इनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। जैसे अटल बिहारी की बात कर रहा था, उनकी एक बार सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी का एक वोट नहीं आ पाया था। ठीक। तो अगर लोकसभा में मेंबर नहीं है पूरे मेजॉरिटी के, तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके समक्ष जवाबदेह होती है, लोकसभा के। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। अगर कोई, ठीक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो इतनी, एक और चीज़, आर्टिकल 77 और 78 में भी कुछ बातें की गई हैं। 77 में ये कहा गया है कि यहाँ पर जैसे भारत सरकार के कार्य का संचालन जो होगा किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारी पावर्स यूज़ की जाएंगी। नेम किसका चलेगा, प्रेसिडेंट का ही चलता है। ठीक है। और जो भी राष्ट्रपति के नाम से कार्य किए जाएंगे पूरे रिटन रूप में उसको अप्रूवल किया जाएगा, पूरा उसका एक तरीके से प्रूफ रखा जाएगा और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा, रिटन में पूरा डिटेल किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रेसिडेंट को बताएं। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करें। अगर वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर सकते हैं, ऐसी उनके पास में ये है। साथ ही जैसे आप एक और चीज़ यहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, पीएम और वो हम दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं, तो एक चीज़ और समझिए, पीएम और काउंसिल, प्रेसिडेंट को साइड में करिए, प्रेसिडेंट को तो बताना है, वो अलग चीज़ है। 77 के में एक ये कहा गया है कि जो पीएम है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो कोई भी रूल्स रेगुलेशन बना सकती है या लॉ बना सकती है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन सेंटर ने बनाया है, अगर वो स्टेट्स के लिए भी है तो उसको वो अपने यहाँ लागू करे। मान लीजिए मोदी जी ने कोई रूल रेगुलेशन बना दिया और कहा कि पूरे देश में इसको लागू होना है, और केजरीवाल कहें नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ममता दीदी करें हम नहीं करेंगे, जैसा ये लोग कहते रहते हैं, तो उस केस में ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट में जा रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अगर पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको होना है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करेंगे ही करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। और इस केस में ये पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में कि इस स्टेट की गवर्नमेंट को वो क्या कर सकती है, हटवा सकती है, प्रेसिडेंट के पास एडवाइस कर सकती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनको हटाया जाए। भले इनके पास में मेजॉरिटी रहे कितनी भी, 400 में 300 सीटें लाई रहें, 400 में 400 सीटें लाई रहें, लेकिन अगर इनके रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो इनको हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है ना, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, उसमें क्लियर कहा गया है कि अगर सीएमओ ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने, कोई संसद ने कोई रूल बनाया और कहा कि आपको राज्यों में लागू करना है तो आप उसको मना नहीं करेंगे, आपको करना पड़ेगा। ठीक है।
तो इस तरीके से अगर कभी इस तरीके का विवाद आता है कि हटा दिया जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी इनको कुछ नहीं कहेगा, उल्टा फटकार लगा देगा कि आपने किया क्यों नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन नहीं है। तो भले ही ये पॉलिटिकल एजेंडा कितना भी चला लें, लेकिन रियलिटी ये होती है कि हमारे यहाँ सेंटर को बहुत पावर है, सेंटर को बहुत पावर है। हालांकि इस चीज़ का कोई भी गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं करती है। आप देखते हैं केजरीवाल से ममता से कितना वो रहता है, कितना डिस्प्यूट होता है, लेकिन कभी इस चीज़ का फ़ायदा गवर्नमेंट नहीं उठाती है। तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, अगर एकदम से लास्ट कंडीशन सिचुएशन आ जाए, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये अपनी एक तरीके से सोच बना रखी है किसने, एक रूढ़िवादी परंपरा या फिर हमारा कल्चर ऐसा है कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी है। और दूसरी बात, जब प्राइम मिनिस्टर और उसकी बात हम करते हैं प्रेसिडेंट की, तो एक बात तो तय है कि भैया चलो प्रेसिडेंट को लिखित रिटर्न में बता रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कर कौन रहा है, प्राइम मिनिस्टर ही कर रहा है। उसने ही सोच लिया कि मुझे ये करना है, इसको तो बस बता रहा है कि हाँ हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं, हम तुमको बता रहे हैं। डिसीजन कौन लिया अंतिम में? सबसे पहला डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने ही ले लिया ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ले लिया। इसको तो सब बिस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो एक तरीके से धीरे से थोड़ा सा पावर किसकी तरफ यहाँ शिफ्ट हो गया, पीएम की तरफ शिफ्ट हो गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर भी बना हुआ है, किसके किसके बीच में, पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में। तो ये बातें हमने प्रेसिडेंट के साथ साथ में पीएम के रिस्पेक्ट में भी बहुत सारी बातें हमने सीख ली जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं। एक और बात, जैसे कहा जाता है कि पीएम का पोस्ट कहाँ से आया, तो इसके बारे में तुम बहुत बार पहले भी बात कर चुके हैं। जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को आता है कि जो पीएम होते हैं वही प्रभावी होते हैं, और ऐसा हमारे यहाँ भी है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पीएम ही प्रभावी रहता है, लेकिन आपको इतना जस्टिफाई करना पड़ रहा है, किसको, प्रेसिडेंट को आपको इतना जस्टिफाई करना पड़ रहा है ना। मतलब क्या है कि ओवरऑल में सबसे आगे बढ़ चढ़कर तो पीएम ही है ना, वो रियलिटी है जिसको बदला नहीं जा सकता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, हाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम प्रभावशाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से सारी शक्तियाँ पीएम के हाथ में हैं। राष्ट्रपति को भी शक्तियाँ दी गई हैं, उसको भी पावर्स दी गई हैं, उसके पास भी डिस्क्रिशनरी पावर हैं जिसको वो समय समय पर यूज़ करता रहता है। ठीक है, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्रेसिडेंट को पावरफुल बनाती हैं। प्रेसिडेंट और पीएम की क्या क्या हिस्ट्री रही है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे ये जो राजेंद्र प्रसाद जी के साथ कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन थे। राधा कृष्णन जी के साथ में हमारे जवाहरलाल नेहरू भी रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री भी रहे थे, इनके कैसे रिलेशन थे। वीवी गिरी और जाकिर हुसैन, इनके साथ में इंदिरा गांधी रही हैं, इनके किस तरह से डिसीजन थे। तो इन सब चीज़ों पे हम इनके आपस में रिलेशन कैसे चल रहे थे। मोरारजी देसाई और इनके चरण सिंह के समय में किस तरीके से प्रेसिडेंट ने रोल अपना निभाया। राजीव गांधी के समय में, फिर जब अटल बिहारी थे और हमारे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, तो उस समय से क्या क्या सिचुएशन है। हमको लगता है कि अटल बिहारी और अब्दुल कलाम के समय में बहुत अच्छी चीज़ें चली होंगी, लेकिन इनके बीच में बहुत रिफ्ट रहता था। वो क्यों रहता था, ये सारी बातें हम कल करेंगे। ठीक है, आज सफिशिएंट हमने डिस्कशन कर लिया है पावर्स के ऊपर में, किसकी क्या पावर है। डिस्कशन बाकी के हम कल करेंगे।